गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको दोस्तों जो बायोलॉजी की क्लासें जो रेगुलर उपलब्ध कराई जा रही हैं वो आप दोस्तों रेगुलर ले रहे होंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो कंटेंट है वो भी पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों केवल आप रेगुलरिटी बनाए रखें। ग्रुप डी की जितनी भी साइंस में कराने वाला हूँ दोस्तों, एक बार पढ़ने के बाद दोस्तों कहीं पर भी आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। केवल कंटेंट जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, इन क्लासों को फॉलो करना है दोस्तों। क्लासों के नोट्स बनाने हैं और उन्हें रिवाइज करना है, ठीक है। और जैसे ही आपकी कंप्लीट साइंस ख़त्म होती है उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपके लिए ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने थंबनेल पर देख लिया होगा दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों वह है उत्सर्जन तंत्र। यानी दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से जितने रिलेटेड जितनी भी थ्योरी बनती है एग्जाम की दृष्टि से, वो सारी थ्योरी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए हाथों हाथ, और नोट्सों को रिवाइज जरूर किया करो। तो देखिए दोस्तों ये है आपका उत्सर्जन तंत्र जो होता है आपका, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर। यानी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके क्या क्या पार्ट हैं जिससे दोस्तों उत्सर्जन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, और उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा दोस्तों सारी चीज़ें प्योरीफाई होती हैं, वो है आपकी दोस्तों किडनी, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है दोस्तों, ये आपकी मूत्र वाहिनी होती हैं, ये आपका मूत्राशय होता है, ये आपकी मूत्र नलिका होती है, ये आपका मूत्र मार्ग होता है। तो ये इसी का जो रूप है बड़ा यहाँ पर ये दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों ये आपकी किडनी होती है, दो किडनी होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है। और किडनी के जस्ट ऊपर ही दोस्तों आपकी अधिवृक्क जो है ग्रंथि भी पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली। तो देखिए दोस्तों किडनी जिन से जो है दोस्तों ब्लड हो चाहे अपशिष्ट हो, जिनके द्वारा जो है किडनी में आता है वो है आपकी धमनी और सिरा। तो ये आपकी धमनी होती है और ये आपकी सिरा होती है, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। अब बात करें दोस्तों वृक्क की, तो वृक्क यानी दोस्तों किडनी को ही बोलते हैं, तो ये आप देख ही सकते हो। ये आपकी दोस्तों मूत्र वाहिनी होती है, ये आपका दोस्तों मूत्राशय होता है, और ये आपका मूत्र मार्ग होता है। और इन्हीं चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम दोस्तों जो है आगे पढ़ने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, जो आपकी एक किडनी होती है ना दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों बोमन कैप्सूल। इसके भीतर जो ये होता है दोस्तों छोटा सा, इसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। और इसी में दोस्तों एक ग्लोमेरुलस के जो छल्ले जो नुमा ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर पाई जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों नोट्स बना लें, पेन कॉपी निकालें और नोट्स बनाते रहना। सारी चीज़ आपको एज इट इज़ समझाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास हैं आपकी आरआरबी ग्रुप डी की, ये दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जा रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कंटेंट कैसा मिलेगा। कंटेंट बेस्ट से बेस्ट शायद आपने कहीं पढ़ा ही नहीं हो और ना ही पढ़ने को मिलेगा। और हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 25 में से 25, यानी दोस्तों 25 से साइंस पूछी जाती है ग्रुप डी में, और 25 में से 25 हमारा टारगेट रहेगा। और इसमें दोस्तों कंप्लीट साइंस आपके लिए कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए कराई जा रही है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड जो है दोस्तों आपकी साइंस है। और प्रेजेंट में आपकी बायोलॉजी चल ही रही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों
यहाँ से आपका उत्सर्जन तंत्र यानी दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका स्टार्ट होता है। तो इसका ये ओवरव्यू है, पॉइंट वाइज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि उत्सर्जन जो तंत्र है आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं उत्सर्जन, जब आपको जानकारी ही नहीं है उत्सर्जन तंत्र है क्या, तो अगर आपको सारे पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर करा दूं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले समझना होता है दोस्तों कि उत्सर्जन जो तंत्र होता है इसका कार्य क्या है, यानी ये होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन तंत्र सॉरी दोस्तों उत्सर्जन कहते हैं। और इस क्रिया में भाग लेने वाले जो आपके अंग होते हैं उनसे मिलकर जो तंत्र बनता है, उन सभी को मिलाकर एक ग्रुप जो बनता है, समूह जो बनता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। और आपको याद रखना है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में क्या दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसका मानव उत्सर्जन तंत्र का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका किडनी, जिसे दोस्तों हम वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य में किडनी द्वारा मूत्र के रूप में यूरिया और यूरिक अम्ल त्यागे जाते हैं। यूरिया और यूरिक अम्ल, ये दोनों ही इन दोनों का ही दोस्तों त्याग किया जाता है। और इनके अलावा दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्सर्जन तंत्र में जैसे कि आपका किडनी हुआ, मूत्राशय हुआ, मूत्रालय हुआ और मूत्र मार्ग हुआ, या नेफ्रॉन हुआ जो आपके किडनी के अंदर ही पाया जाता है, वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अंग होते हैं जो उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि आपकी त्वचा होती है जो पसीने का जो है दोस्तों उत्सर्जन करती है। पसीने में आपके क्या पाया जाता है दोस्तों, एक तो NaCl यानी दोस्तों नमक, और एक बशीय पदार्थ पाया जाता है बसा के रूप में। इसी प्रकार दोस्तों फेफड़े जो होते हैं जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, वो भी दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का ही भाग हैं। इसी प्रकार दोस्तों आहार नाल के द्वारा जो मल का त्याग किया जाता है दोस्तों, वो भी आपका दोस्तों एक उत्सर्जन तंत्र का ही हिस्सा है। और इसमें दोस्तों मल में पित्त वर्णक और पित्त लवण ये दो पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी वजह से दोस्तों हमारे जो मल होता है उसका रंग जो है निर्दिष्ट जो है एक तरह से निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, कहीं पर भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिली होगी। अब चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे जो आपके जंतु हैं उन्हें हम देखते हैं कि उत्सर्जन जो तंत्र होता है उसके आधार पर जो जंतु हैं उनमें किस प्रकार का जो है उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के जो हैं दोस्तों पदार्थ पाए जाते हैं जो उत्सर्जन के रूप में जीवों द्वारा, जो जीव होते हैं, हम भी एक जीव हैं दोस्तों, मनुष्य भी एक जीव है, अन्य जैसे पेड़ पौधे जितने भी जो आपकी सजीव वस्तु हैं वो सभी जीव के, साइंस में उन्हें जीव ही कहा जाता है। और जीव जो होते हैं दोस्तों, एक तो अमोनियोटैलिक होते हैं, सॉरी दोस्तों अमोनिया त्यागते हैं, एक यूरिया त्यागते हैं और एक यूरिक अम्ल त्यागते हैं। तो अमोनिया त्यागने वाले जंतुओं को दोस्तों अमोनोटैलिक जंतु कहते हैं, यूरिया त्यागने वालों को दोस्तों यूरियोटैलिक कहते हैं, और यूरिक अम्ल त्यागने वालों को दोस्तों यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो वही होते हैं दोस्तों अमोनिया उत्सर्जी प्राणी, यूरिया त्यागने वाले दोस्तों यूरिया उत्सर्जी प्राणी, और यूरिक अम्ल त्यागने वाले दोस्तों यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। तो ये इस प्रकार से आपका जो है डिवाइड किया गया है दोस्तों। और आपको याद रखना है, जो अमोनिया जो त्यागते हैं जंतु, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों जल की आवश्यकता होती है। इनका सबसे पतला यानी दोस्तों बहुत ही पतला, तनु पतला एक ही बात है दोस्तों, तो इनका मूत्र जो है पाया जाता है। और अमोनोटैलिक जो जीव होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके जैसे मछली हुई, वेचर में जैसे आपका मेंढक हुआ, अन्य जो मछलियाँ होती हैं वो प्रकार की, उस प्रकार की दोस्तों, यानी इस प्रकार के जो जीव होते हैं दोस्तों ये अमोनिया त्यागते हैं। वहीं बात करें दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ त्यागने वाले जीव, तो जिसमें दोस्तों मनुष्य भी आता है, यहाँ पर दोस्तों उभयचर भी आता है। लेकिन दोस्तों देखिए स्थलीय उभयचर है यूरिया त्यागने वाले, और अमोनिया त्यागने वाले दोस्तों जलीय उभयचर। अब जलीय उभयचर क्या होते हैं दोस्तों,
जो रहते तो जल में है, कभी कभी जो है दोस्तों जो है स्थल पर आते हैं। ठीक है। और स्थल उभयचर क्या होते हैं दोस्तों, जो रहते तो स्थल पर हैं, कभी कभार जो है दोस्तों जल में जो है जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यूरिक अम्ल त्यागने वाले जो जीव हैं उनमें अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका पक्षी हुआ, कीट हुआ, सरीसृप हुआ, ये सभी जो है ये यूरिक अम्ल त्यागते हैं। और सबसे कम जल की मात्रा इनको होती है, यानी दोस्तों अगर जल की मात्रा कम होगी तो इनका मूत्र जो है गाढ़ा पाया जाएगा, जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो मूत्र पतला होगा। तो यूरिक अम्ल त्यागने वाले जो जीव होते हैं इनका मूत्र सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों बात करें हम किडनी की, जो हमारे शरीर का जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर के आधार पर कि किडनी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो है मानव वृक्क की संरचना है पूरी इस प्रकार से, यहाँ की मैंने इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी आपके लिए बताया था। ये रहा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए ये रहा, तो ये आपकी किडनी होती है। तो ये यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है क्योंकि इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। ये तो पूरा उत्सर्जन तंत्र हुआ, लेकिन उत्सर्जन तंत्र में जो आपकी किडनी होती है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसी के बारे में यहाँ पर हम दोस्तों ये बड़ा करके यहाँ पर मैंने दिखा दिया है आपके लिए कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो होती है दोस्तों धमनी आपकी, और ये होती है दोस्तों सिरा। धमनी में दोस्तों शुद्ध रक्त होता है और सिरा में दोस्तों अशुद्ध रक्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये आपका है, यहाँ पर यूरिन बनता है इस जगह, और ये यूरिन जो है दोस्तों इस मूत्र वाहिनी के द्वारा दोस्तों मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये हुई आपकी दोस्तों मूत्र वाहिनी। ये आपका दोस्तों वृक्क हुआ, यानी दोस्तों किडनी हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों बलकुट होता है, और ये आपका दोस्तों मध्यांश पिरामिड वृक्क आवरण होता है, यानी किडनी के ऊपर का जो ये आवरण होता है ये तो दोस्तों मध्यांश पिरामिड होता है ये वाला, और ये वृक्क के ऊपर पाए जाने वाली जो परत होती है उसे कहते हैं दोस्तों वृक्क आवरण। और जो आपका ये वृक्क होता है ना दोस्तों, ये वृक्क नहीं है, ये वृक्क मानव वृक्क की संरचना है, ऊपरी संरचना। जबकि इंपॉर्टेंट जो वृक्क होता है दोस्तों आपका ये वाला होता है, ये वाला, और इसी में पाए जाते हैं आपके दोस्तों नेफ्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका नेफ्रॉन का जो है दोस्तों चित्र है, ये पूरा का पूरा। और ये दोस्तों आपका होता है नेफ्रॉन। यहाँ पर दोस्तों देखिए नेफ्रॉन के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, बोमन कैप्सूल, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, हेलने लूप, इस प्रकार से ये नलिकाएं इसमें जो है दोस्तों इसके पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। जैसे कि आपका ये दिख रहा है यहाँ पर, ये हेलने लूप होता है, ये ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है, ये दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, ये दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। इसी प्रकार दोस्तों इधर भी है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये पूरी संरचना होती है। और ये दोस्तों मूत्र जो है इसके द्वारा आता है, तब जाकर दोस्तों ये रक्त नलिका होती है जो कि रक्त का आदान प्रदान करती है। तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, और अगर नहीं आई हों तो आप थ्योरी जब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आए तो दोस्तों एक दो बार वीडियो को रिवाइज करना, तो सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सरल भाषा में आपके लिए मैं समझा रहा हूँ, इससे बेहतर आपके लिए कोई समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं किडनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किडनी की आकृति कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों इसकी बाहरी सतह जो होती है दोस्तों वो उत्तल होती है, जबकि आंतरिक सतह जो होती है दोस्तों वो आपकी अवतल होती है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी की आकृति कैसी होती है दोस्तों, उत्तलावतल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। किडनी का कार्य क्या है दोस्तों, किडनी का कार्य है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी रुधिर को छानने का कार्य जो है दोस्तों किडनी करती है। आगे बात करें दोस्तों तो किडनी में शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली धमनी को दोस्तों वृक्कीय धमनी कहते हैं, यानी रीनल आर्टरी जिसे हम कहते हैं। और जो गैसीय रूप में शुद्ध एवं आयनिक रूप से अशुद्ध रुधिर किडनी में पहुंचाती है, ये होता है दोस्तों वृक्कीय धमनी का कार्य। वहीं बात करें दोस्तों सिरा की, तो रुधिर को बाहर लाने वाली जो सिरा होती है दोस्तों उसे कहते हैं वृक्कीय सिरा।
इसमें गैसीय रूप से अशुद्ध और आयनिक रूप से दोस्तों शुद्ध रुधिर जो है हृदय की ओर ले जाया जाता है। ये इसका दोस्तों कार्य होता है। आगे बात करें दोस्तों किडनी के बारे में, तो किडनी में से अशुद्धियाँ छानकर मूत्र के रूप में मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय तक भेजा जाता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों मूत्र नलिका की, कि ये मूत्र नलिका क्या है दोस्तों। तो मूत्र नलिका जो है दोस्तों किडनी के पैल्विक भाग में हाइलम नामक संरचना से निकलती है। जो मूत्र नलिका होती है ये हाइलम नामक संरचना से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। देखिए मैं आपको हाइलम दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये रहा दोस्तों आपका हाइलम, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका हाइलम, और यहीं से दोस्तों आपकी ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। किडनी का बाहरी भाग दोस्तों कॉर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग दोस्तों मेडुला कहलाता है। जो कि मैंने आपके लिए बताई थी ना किडनी, ये वाली किडनी है दोस्तों। इसका बाहरी भाग जो होता है दोस्तों, ये बाहरी भाग ये आपका कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग जो है दोस्तों मेडुला कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी जो है दोस्तों उदर भाग में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती हैं। और मैंने आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, उत्तला अवतल आकृति होती है, यानी सीम के बीज के जैसी होती है, सेम के बीज जो होता है उसके जैसी। और किडनी का औसतन भार जो होता है दोस्तों आपको याद रखना है 120 से 170 के लगभग होता है। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 150 ग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे और कुछ पार्ट हैं किडनी के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट भाग ही आपका किडनी है। तो देखिए दोस्तों, किडनी को शरीर का रक्त शोधक यानी ब्लड प्योरीफायर कहते हैं। प्रतिदिन मूत्र द्वारा 25 से 30 ग्राम यूरिया शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। एक चक्र में हमारा हृदय जो है दोस्तों 70 ml पंप जो है रुधिर पंप करता है, यानी 1 मिनट में कितना दोस्तों 5 से 6 लीटर। हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का 5वां भाग दोस्तों किडनी के पास छलने के लिए जाता है। कितना दोस्तों 5वां भाग, लगभग दोस्तों 1100 से 1200 ml के समथिंग जो है दोस्तों किडनी के पास छलने के लिए जाता है। आगे बात करें दोस्तों, किडनी द्वारा प्रति मिनट छानकर अलग की गई अशुद्धि की मात्रा कितनी होती है दोस्तों 125 ml। और किडनी की GFR दर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये होती है, आपके लिए पूछा जाता है, तो ये होती है दोस्तों 125 ml प्रति मिनट। और इन आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो दोस्तों प्रतिदिन लगभग दोस्तों 150 लीटर द्रव किडनी द्वारा छानकर अलग कर दिया जाता है। वहाँ पर मैंने क्या बताया दोस्तों 120 से 170 के बीच में, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ भी आपकी बताई थी कि लगभग अगर आपके लिए बात करें तो 150 लीटर द्रव जो है किडनी के द्वारा जो है छानकर अलग कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आ रही होंगी, नोट्स बनाते चल रहे होंगे दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जो स्टूडेंट नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम, और कुछ पॉइंट रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नेफ्रॉन, जो आपका किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आगे हम बात करें किडनी के बारे में तो त्यागे गए मूत्र की मात्रा प्रतिदिन 1.5 लीटर के आसपास, यानी 150 ml, जो कि मैं आपके लिए पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। और आपको याद रखना है दोस्तों 99% जो द्रव होता है वो किडनी के द्वारा जो है दोस्तों पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। कितना परसेंट दोस्तों 99%। और मात्र 1% द्रव जो है दोस्तों उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाला जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो यह है दोस्तों आपका नेफ्रॉन, यानी दोस्तों वृक्क अंग जिसे हम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका पूरा किडनी के बारे में इंट्रोडक्शन। सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं कि किडनी में किस प्रकार से क्या कार्य होता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन का, जिससे दोस्तों ग्रुप डी 2022 में दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपका टॉपिक हो जाता है। अगर देखिए दोस्तों,
अब मैं प्रेजेंट में जो आपके लिए क्लासें करा रहा हूँ, जो थ्योरी करा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझते हैं कि कंटेंट वैसे ही है, पता नहीं क्या करा रहे हैं क्या नहीं। लेकिन दोस्तों जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि दोस्तों कंटेंट क्या था और क्या कंटेंट की वैल्यू थी। तब आपको कंटेंट की, जो मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, तब आपको इस कंटेंट की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, कंटेंट बेस्ट है तो कंटेंट को क्लियर कीजिए दोस्तों, नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें, थ्योरी को अच्छी तरह समझें। अगर थ्योरी नहीं कर रहे हो तो दोस्तों आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दोस्तों स्वयं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों समझते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये होता है आपका पूरा नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया? ये पूरा होता है दोस्तों नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों धमनी की। जो धमनी होती है नेफ्रॉन की, तो ये आपकी धमनी होती है दोस्तों, जैसे ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यानी वृक्कीय धमनी की शाखा जिसे हम कहते हैं। और ये होती है दोस्तों आपकी वृक्कीय सिरा की शाखा, यानी ब्रांच ऑफ रीनल वेंस। ठीक है दोस्तों, ये अंदर जो आपका दिख रहा है, ये होता है दोस्तों केस का गुच्छ, केस का गुच्छ। देखिए दोस्तों, मैंने हिंदी और इंग्लिश ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, और उत्सर्जन तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों। और ये वर्ड जो है दोस्तों, क्या होता है कि वहाँ जब प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि इंग्लिश वर्ड ना देकर हिंदी वर्ड दे देता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ग्लोमेरुलस जो है, यह तो आपको रटा ही होता है, याद ही होता है, लेकिन इसी ग्लोमेरुलस के गुच्छे को दोस्तों हम केशिका गुच्छ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों, ये जो ग्लोमेरुलस का जो गुच्छा होता है, ये जिस के अंदर पाया जाता है, तो ये प्याले नुमा जो आकृति दिख रही है आपको दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों बोमेन्स कैप्सूल, और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, बोमेन संपुट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका जो ये न्यूरॉन है, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसे कहते हैं दोस्तों अवरोही भुजा। और ये वाली भुजा जो है, इसे कहते हैं दोस्तों आरोही भुजा। और ये जो झूले के रूप में होता है, ये वाला यू आकार का जो होता है, ये होता है दोस्तों बासा रेक्टा। ठीक है दोस्तों, या वास्ट डिफरेंस भी जिसे हम कह सकते हैं। तो अब बात करें दोस्तों, ये जो नलिकाएं होती हैं, इसकी समीपस्थ नलिकाएं किसे कहते हैं, दूरस्थ नलिकाएं किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपके लिए बता दूं। तो देखिए दोस्तों, ये समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये जो होती है पीसीटी, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, या फिर दोस्तों इन्हें कहते हैं हम समीपस्थ संग्रहण नलिका। सम्मिलित का मतलब है दोस्तों संग्रहण नलिका। तो ये बोमेन जो कैप्सूल है आपका, यहाँ इसके पास में जो ये गुच्छा सा दिखाई देता है, ये होता है दोस्तों समीपस्थ। क्यों, इसके बोमेन कैप्सूल के पास में है, तो ये होगा दोस्तों आपका समीपस्थ। और ये दूर पड़ता है दोस्तों ये वाला, तो ये आपका दोस्तों दूरस्थ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है डीसीटी, यानी दोस्तों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, यानी दूरस्थ सम्मिलित या संग्रहण नलिका जिसे हम बोल सकते हैं। ये पूरी की पूरी ये रोड सी आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये होती है आपकी दोस्तों संग्रह नलिका, यानी दोस्तों कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और इन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक पॉइंट को नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें नेफ्रॉन की संरचना के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया है पीछे। बात करेंगे दोस्तों इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मैंने आपके लिए बताया था ना दोस्तों, मेलपीगी नलिका, कुंडलित नलिकाएं, समीपस्थ दूरस्थ नलिकाएं, ये इस प्रकार से इसके भाग होते हैं। तो कुल मिलाकर इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों मेलपीगी नलिका। तो देखिए दोस्तों, मेलपीगी नलिकाएं जो होती हैं, इनका कार्य क्या है।
यह भाग जो होता है दोस्तों रुधिर को छानने का कार्य करता है। और मेलपी की जो नलिकाएं होती हैं उन्हीं में दोस्तों पाया जाने वाला जो छलनी नुमा भाग, जिसे दोस्तों हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, एवं प्याले नुमा भाग बोमेन कैप्सूल जो है उसे हम कहते हैं दोस्तों, प्याले नुमा भाग मैंने बताया था ना, उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। वो छलनी नुमा भाग जो होता है भीतर आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेफ्रॉन, तो यहाँ पर ये गुजलक मार के नीले नीले कलर में जो है दोस्तों बोमेन कैप्सूल के अंतर्गत, इसे कहते हैं दोस्तों ग्लोमेरुलस का गुच्छा। वहीं बात करें दोस्तों कुंडलित नलिकाओं की, जैसे समीपस्थ तो दूरस्थ मैंने दो आपके लिए बताई थी। तो ये है दोस्तों आपकी कुंडलित नलिका, और इनका कार्य दोस्तों मूत्र की सांद्रता परिवर्तन करना, व मूत्र को पतला व गाढ़ा बनाने का कार्य इनका होता है। और इनका कार्य दोस्तों आवश्यक पदार्थों को शरीर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। किनके द्वारा दोस्तों? कुंडलित नलिकाओं के द्वारा। तो इसके दो भाग होते हैं दोस्तों, एक तो समीपस्थ तो एक दूरस्थ, और इसके अलावा दोस्तों हेलने लूप भी होता है, जो मैंने इस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका हेलने लूप। और संग्रहण नलिका मैंने अलग से आपको बताया था। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये होता है दोस्तों आपका हेलने लूप। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी संग्रहण नलिका, ये भी इसी के भाग होते हैं, कुंडलित नलिकाओं के ही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुंडलित नलिकाओं के बारे में। एक मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए बताई दिया। अब बात करते हैं दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी दोस्तों पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, यानी ट्यूबल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नलिकाएं 100% ग्लूकोज तथा 75% दोस्तों जल का पुनः अवशोषण करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 100% ग्लूकोज और 75% जल का अवशोषण करती हैं। और ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है ग्रुप डी 2022 में। बोमेन कैप्सूल वाला तो दोस्तों हर शिफ्ट में देखने को मिला था। वहीं बात करें तो दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की, यानी डीसीटी जिन्हें हम कहते हैं, और डीसीटी का मतलब है दोस्तों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये नलिकाएं दोस्तों बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनका पुनः अवशोषण करती हैं, बस यही इनका कार्य होता है। वहीं बात करें दोस्तों हेलने के लूप का, तो इसकी दो वजह होती है दोस्तों, आरोही और अवरोही, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अंतिम है दोस्तों आपका, एक मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों, ये मैं आपके लिए बता चुका, ये आपके लिए बता चुका। हेलने लूप जो है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। अगला है दोस्तों आपका संग्रहण नलिका, यानी स्टोरेज ट्यूबल्स। इनमें दोस्तों पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकला एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है दोस्तों, या बेसोप्रेसिन हार्मोन जो है दोस्तों, मूत्र में से जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र में जल की मात्रा को कम करता है। ये होता है दोस्तों संग्रहण नलिका का कार्य। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने नेफ्रॉन के बारे में आपके लिए समझा दिया, जो अन्य जो पार्ट थे उनके बारे में मैंने आपके लिए समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों मूत्र के बारे में, कि मूत्र जो है किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन मात्रा जो है दोस्तों 1.5 लीटर, ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। मूत्र की प्रतिदिन की मात्रा होती है दोस्तों 1.5 लीटर लगभग, लेकिन दोस्तों 100 और अप्रॉक्सली बात करें हम दोस्तों 120 से 170 के बीच में होती है, लेकिन अप्रॉक्स बात करें तो दोस्तों 150 मिलीलीटर ml। ठीक है, इसे ही कहते हैं दोस्तों 1.5 लीटर। अगर पीएच की बात करें तो दोस्तों 6 आपका पीएच होता है। अब बात करें दोस्तों पीला रंग, मूत्र का पीला रंग जो होता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, आपका कभी कभी क्या होता है, मूत्र पीले कलर का आने लगता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों? यूरोक्रोम के कारण। आगे बात करें दोस्तों कि मूत्र में दुर्गंध जो आती है वो आती है दोस्तों यूरिनॉइड के कारण। ठीक है, लेकिन मूत्रालयों में जो दुर्गंध आती है कुछ समय बाद, वो आती है दोस्तों अमोनिया के कारण। और अमोनिया आपको पता है दोस्तों बहुत ही जहरीली गैस होती है। जल की मात्रा इसमें मूत्र में पाई जाती है दोस्तों 95%। वहीं यूरिया की मात्रा करें तो दोस्तों बात करें तो 2.3%। और कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो दोस्तों 1 से 2% इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
इनके अलावा अन्य पदार्थों की बात करें तो दोस्तों देखिए यूरिक अम्ल जो है पाया जाता है, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, विटामिन बी और सी इसमें पाया जाता है, हिप्यूरिक अम्ल भी इसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं बात करें दोस्तों यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों NH2CONH2। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, यूरिया का जो है दोस्तों सबसे पहले कृत्रिम रूप से निर्माण किया था किसने? बोहलर साहब ने। बोहलर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों देखिए मूत्र के ही बारे में, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कार्ब एमाइड। यूरिया का निर्माण दोस्तों लीवर में NH3 दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। यूरिया निर्माण की प्रक्रिया ये किसके द्वारा होती है दोस्तों? क्रेब्स हेंसलिट चक्र या ऑर्जिनिन चक्र के द्वारा। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, यूरिया मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ना ही दोस्तों यूरेमिया कहलाता है। आगे इसी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों कुछ रोग होते हैं मूत्र से रिलेटेड। अगर यूरिया की मात्रा बढ़े तो यूरेमिया, और रुधिर आए मूत्र के साथ दोस्तों तो हीमेटूरिया, और जल की मात्रा बढ़े तो दोस्तों डाई यूरेसिस कहलाता है, और अधिक मूत्र का निर्माण हो तो पॉली यूरिया कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि जब किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट, और कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, तो CaC2O4 ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो जाएं कहाँ दोस्तों? किडनी में, तो इसे कहते हैं दोस्तों हम पथरी यानी दोस्तों स्टोन, और इसे ही दोस्तों रीनल केलकुलाई भी कहते हैं। किसको दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जिलेट यानी दोस्तों पथरी को। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला पार्ट है दोस्तों आपका अगला पॉइंट है दोस्तों किडनी से ही रिलेटेड। ये किडनी के अतिरिक्त दोस्तों पित्ताशय में भी पथरी का निर्माण होता है। और मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना दोस्तों मधुमेह या दोस्तों डायबिटीज मेलिटस या शुगर की बीमारी कहलाती है। जब आपके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये दोस्तों डायबिटीज होता है। और यह रोग जो है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, उसकी कमी के कारण ये होता है। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ADH यानी दोस्तों वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी के कारण मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों उदक में है या डायबिटीज या फिर दोस्तों इंसिपिडस कहते हैं। और किडनी का अध्ययन दोस्तों रीनोलॉजी या नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जी अंगों की। जो अन्य जीवों में जो उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, मनुष्य के तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपके कुछ जीव होते हैं जिनके पूछे जाते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अमीबा और स्पंज जो होते हैं दोस्तों अपनी बाहरी सतह जो होती है यानी त्वचा जो होती है, बाहरी ऊपरी आवरण जो होता है, उसके द्वारा जो है दोस्तों उत्सर्जन करते हैं। कीट यानी दोस्तों कॉकरोच जो होते हैं दोस्तों वो मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। केंचुआ जो होता है दोस्तों नेफ्रिडिया के द्वारा करता है। फीता कृमि दोस्तों फ्लैम सेल यानी दोस्तों ज्वाला कोशिका के द्वारा करता है। झींगा जो होता है दोस्तों हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड या दोस्तों एंटीना ग्लैंड के द्वारा जो है करता है क्या दोस्तों? उत्सर्जन। वहीं दोस्तों हम बात करें सरीसृप, पक्षी, मछलियाँ, स्तनधारी या उभयचर जो होते हैं ये करते हैं दोस्तों किडनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों देखिए मेंढक और होता है आपका, तो मेंढक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में कि मेंढक का जीवन काल लगभग अवस्था में तीनों प्रकार का जो है दोस्तों उत्सर्जन करता है। यानी मेंढक जो होता है दोस्तों आपका, इसमें 3 प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। यानी दोस्तों ये देखिए त्वचा से भी कर सकता है, किडनी से भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और लार्वा के द्वारा भी करता है। तो देखिए दोस्तों मेंढक में अधिकांशतः यदि सबसे ज़्यादा जो अमोनिया का उत्सर्जन होता है वो होता है दोस्तों त्वचा के द्वारा।
अन्य प्रकार का उत्सर्जन जो है दोस्तों किडनी के द्वारा होता है। मेंढक का लार्वा इसका दोस्तों टेडपोल कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और केंचुआ तथा एस्केरिस में अमोनिया और यूरिया दोनों प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। केंचुआ और यूरिया सॉरी दोस्तों एस्केरिस में किस प्रकार का जो है उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, तो वहां पर प्रश्न दिया गया था दोस्तों यूरिकोटैलिक, अमोनिकोटैलिक या यूरियाटैलिक, इस प्रकार से पूछा गया था। तो आपका क्या होगा दोस्तों, अमोनियाटैलिक और यूरिकोटैलिक, यूरिएटैलिक, तो ये होता है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों मकड़ी की, तो मकड़ी जो है दोस्तों ग्वानिन के द्वारा जो है उत्सर्जन करती है। तो दोस्तों देखिए उत्सर्जन तंत्र से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एग्जाम की दृष्टि से, जो पॉइंट पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी थ्योरी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब दोस्तों वीडियो यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन स्टूडेंटों से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।